Good morning, students. This is Economics, class 9th, chapter 2, People as a Resource, and this is our second class on the explanation of notes. Let us continue. What is the percentage increase in dispensaries from 1951 to 2001? 1951 से 2001 की अगर हम बात करें, 50 साल के जो पीरियड है उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो दवाखाने हैं उनमें 370.43% की बढ़ोतरी हुई है. व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम 1951 टू 2001? सो 1951 से 2001 का जो 50 साल का समय है उसके दौरान डॉक्टर्स और जो नर्सिस हैं उनकी संख्या में क्या बढ़ोतरी हुई है? हाँ, हुई है. जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या 715.37% और जो नर्सिस हैं उनकी संख्या 3982.20% बढ़ी है. Do you think the increase in the number of doctors and nurses is adequate for India? If not, why? क्या आप सोचते हैं कि 1951 से 2000 जो एक का समय है उसमें जो दवाखाने हैं, चिकित्सक हैं, नर्सिस का जो स्टाफ है उनकी संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है क्या वो भारत की जनसंख्या के लिहाज से सही है? No, because the ratio of these two to the total population of the country is still very low. आपको पता है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है. तो अगर हम इसका अनुपात देखें जनसंख्या के बढ़ने का और जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सिस हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी का, तो उसमें गहरी असमानता है. What other facilities would you like to provide in a hospital? एक अस्पताल में आप किस तरह की सुविधाएं और जोड़ना चाहेंगे कि एक अस्पताल में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? I would like to provide other facilities in the hospital such as ambulance, advanced equipment, mobile health checkup, van, nutritive food as well as the awareness about family planning, hygiene and infectious diseases. मैं चाहूँगा कि जो हमारे 21वीं शताब्दी के अस्पताल हैं उनमें एम्बुलेंस की सुविधा हो, 24 आवर्स इमरजेंसी में भी इमरजेंसी की जो सुविधा है वो हो ताकि लोगों को 24 आवर्स ट्रीटमेंट मिले. और जो नवीनतम औजार हैं, एडवांस इक्विपमेंट हैं वो उपलब्ध करवाए जाएं. मोबाइल हेल्थ चेकअप की सुविधा हो. और लोगों को पोषित संतुलित आहार या हर तरह से जो न्यूट्रिटिव डाइट है, जो पोषित आहार है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाए और जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी अस्पतालों से प्रदान की जाए. उदाहरण के लिए कोरोना भी एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है और वो कितनी भयावह रूप ले चुकी है अवेयरनेस के अभाव में वो हम देख सकते हैं. What do you understand by people as a resource? People as resources is a way of referring to a country's working people in terms of their productive skills and abilities. Land, labor, capital, etc. are the important resources of a country because these help in further production. But in fact, human capital is one way
is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. आपको पता है resource is something that is useful to us. संसाधन वो वस्तु है जो हमारे लिए लाभदायक है, और जो देश की जनसंख्या है वो रिसोर्स तब बनती है जब उसमें उत्पादन करने की योग्यता हो, निपुणता हो, और तभी देश की जनसंख्या एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में भूमि, मजदूरी, वर्कफोर्स और जो पूंजी है, जो भौतिक पूंजी है, उससे बेहतर हो सकती है। क्योंकि स्किल्ड जो मैन फोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ट्रेंड और एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स है, वही तो जो भौतिक पूंजी है, भूमि है, जो और रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करके परिवार के, समाज के और देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए योगदान दे सकता है। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो अदर रिसोर्सेज हैं उनसे बेहतर हो सकता है। इसका उदाहरण हम जापान से लेते हैं। जापान आज एक विकसित देश इसलिए इसी रूप में है कि वो संसाधनों के अभाव के कारण भी उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना डेवलप्ड है कि उसकी गणना आज दुनिया के विकसित देशों में होती है। हाउ इज ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी से अलग कैसे है? ह्यूमन रिसोर्सेज इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड एंड फिजिकल कैपिटल इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनको उपयोग करता है, उनका सदुपयोग करता है, उनको यूटिलाइज करता है, जबकि लैंड, भूमि और जो भौतिक पूंजी है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने आप में उनका कोई उपयोग नहीं है अगर मानव उनको उपयोग करने की क्षमता न रखे। भूमि और जो अदर रिसोर्सेज हैं वो तो यूजलेस हैं, वो तो रिसोर्स ही नहीं कहे जाएंगे अगर उनका उपयोग नहीं होगा, और उनका उपयोग ह्यूमन रिसोर्स ही अपनी कुशलता से कर सकता है। दूसरा अंतर क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उत्पादन का पहला घटक है जिसके कारण उत्पादन संभव है. लैंड एंड फिजिकल कैपिटल सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जबकि भूमि और जो भौतिक पूंजी है वो तो उत्पादन के दूसरे घटक हैं, दूसरे कारक हैं. मैंने जब पहला चैप्टर रीड किया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें देखा था कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, जो 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के वो होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो प्राइमरी फैक्टर होता है. इट कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड लेबर. जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भूमि को और पूंजी को, भौतिक पूंजी को या वर्किंग कैपिटल को, उसको प्रयोग कर सकता है. लैंड एंड फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी यूजफुल ऑन देयर ओन. अपने आप में उनका कोई प्रयोग नहीं है. व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Education is the main factor of economic and social development. Education helps in the development of science and technology. Education increases the efficiency of workers. Education helps in increasing the mental horizon of the people and is a must to develop human personality. तो यहाँ पे हम शकल और विलास का उदाहरण ले सकते हैं. शकल शिक्षित है, प्रशिक्षित है, विलास ऐसा नहीं है, इसलिए वो परिवार को, अपने समाज को में ज़्यादा योगदान नहीं दे पाता. शिक्षा से
जागरूकता बढ़ती है और व्यक्ति बेहतर योगदान देने की स्थिति में होता है। एक टीचर एक ह्यूमन रिसोर्स सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोगों को शिक्षित कर सकता है। एक डॉक्टर बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट कर सकता है और इस तरह से जो लोग हैं उनकी कुशलता, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं और परिवार को तो सहारा वो देते ही हैं। इसके अलावा हम अंत में क्या पाते हैं कि आदमी का जो चहुमुखी विकास है उसमें उसके लिए भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। What is the role of health in human capital formation? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या योगदान है, क्या भूमिका है? Health play an important role in human capital formation. Health does not mean survival only. It involves not only the physical fitness of the individual but also his mental, economic and social well-being. Good health increases the efficiency of a worker. Good health increases the learning capacity of a worker. जो वर्कफोर्स है देश का, उसको वो अगर स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, जागरूक होता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो वो ज़्यादा योगदान देने की स्थिति में होता है। वो देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बनता बल्कि उसके लिए एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य का संबंध केवल शारीरिक स्वस्थ होने से नहीं होता बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने से भी होता है। एक व्यक्ति जो एक फर्म में काम करता है वो अगर एक सप्ताह में 2 या 3 दिन इसलिए छुट्टी लेता है क्योंकि वो बीमार है, तो क्या वो फर्म, वो कंपनी उसको रोजगार दे पाएगी आगे? क्या वो व्यक्ति उस कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहयोग दे पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य व्यक्ति को कुशल बनाने में, समाज के लिए और ज़्यादा योगदान देने की स्थिति में होने के लिए, योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स।